बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त देखा जाए तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए नए रूल्स ऑफ गेम्स तैयार हो चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाले, बयानियाँ अपनाने वाले और उसके लिए मुख्तलिफ लोगों से रवाबित रखने वाले उन लोगों के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग करने और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का ऐलान हुआ है, जो पिछले कुछ अरसे में मुतहर्रिक पाए गए हैं। और बावजूद इसके कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में दहशतगर्दी की लहर जो है वो जन्म ले रही है, उसके लिए जो हैंडलर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन तखरीबी कार्रवाइयाँ करने वाले अनासर के जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फैलाना चाहते हैं, अमन की राह में रुकावट डालना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर देरपा इकदामात में खलल डालना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो हुकूमत बलूचिस्तान है वो इकदामात उठाना चाह रही है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को देखा जाए तो सियासी मंजरनामे में एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद की जो तगोदो है वो जारी है, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान के मजमूई सियासी मंजरनामे से आउट होने पर शकवा भी करते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जिन लोगों को किरदार अदा करना चाहिए, क्या वो लोग किरदार अदा कर रहे हैं? क्या उन लोगों का किरदार मानी रखता है? क्या उन लोगों को किरदार अदा करने में कोई रोक रहा है? इस बुनियादी मसले के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी तवज्जो दिलाई है और उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, तो इस पर उन्होंने शकवा किया। दूसरी तरफ मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर नवाज शरीफ साहब के किरदार के ऊपर भी बेशुमार सवालात उठने लगे, जबकि ईद के बाद मुल्क की सियासत में गहमा गहमी के हवाले से बेशुमार मंजरनामे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या बनेगा अगर अपोजिशन इत्तेहाद आगे बढ़ के अपनी हिकमत अमली को तरतीब दे देता है? क्या बनेगा अगर वो मिलियन मार्च की तरफ जाता है? क्या बनेगा अगर वो जलसे जुलूस की तरफ जाता है? क्या बनेगा अगर हुकूमत पाकिस्तान उन्हें जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं देती? क्योंकि माजी करीब में हमने ये देखा कि अपोजिशन इत्तेहाद अपनी एक बैठक करना चाहता था तो हुकूमत की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसे की इजाज़त मांगी, उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं मिली और बारहा उन्होंने इजाज़तें मांगी लेकिन उन्हें इजाज़तें नहीं दी गई। अब इस पूरे मंजरनामे में अपोजिशन के मरकजी किरदार बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से बाज़ ये सुनाई देती है कि अगर वो माफ़ी मांगे तो हुकूमती धारे के अंदर और सियासी धारे के अंदर वो शामिल हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो इस ज़मन के अंदर आगे बढ़ने का इशारा क्या है? आगे बढ़ने के अवामिल क्या हैं? आगे बढ़ने की तगोदो अगर कोई कर रहा है तो उसके अंदर मौजूदा जो ताकतें हैं वो कितना उसका किरदार अदा कर सकती हैं? इसी ज़मन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात की है मुलाकातों के हवाले से जो पिछले काफ़ी अरसे में महदूद हो गई बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसपे पार्टी रहनुमा गिले शिकवे करते हुए दिखाई देते थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने हमें गाइडलाइन नहीं लेने दी। अब इस ज़मन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोऑर्डिनेटर एक नॉमिनेट करेंगे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, वो जिसको कोऑर्डिनेट नॉमिनेट करेंगे वो मुलाकात के लिए जा सकता है और वही सारी गाइडलाइंस वहां से ले सकता है। अब देखना यह है कि मुलाकातों के लिए नाम किसका आता है। एक तरफ कुछ लोग ये बात करते हैं, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने ये बात की कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बैरिस्टर गौहर को जाके मुलाकात करने के लिए कह देते हैं और बैरिस्टर गौहर बाहर आके फैसिलिटेट हुकूमत को करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के नजदीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है इस वक्त मौजूद, उसके अगर बराबर में देखा जाए तो वो क़यादत जो माजी में मौजूद थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे ऑन नहीं करती, उनमें से बेशुमार अफराद की ये राय है कि ये हुकूमत को फैसिलिटेट करते हैं, ना कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए इकदाम उठाते दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए वो अवामिल जो हैं वो किस हद तक सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर बेशुमार जमातों की ग्रीवेंसेस थे। मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम का था, वो किसी हद तक दूर होता दिखाई दिया, लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत जब जमीयत उलमा इस्लाम फे ने कर ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, महमूद खान अलचकज़ई ने, अख्तर मेंगल ने उसका बाइकआउट किया, तो इस ज़मन के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फे ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती नजर आई कि अगर हमारे साथ आपने इत्तेहाद को आगे बढ़ाना है, अगर आगे चलना है तो कम से कम हमें लूप में तो लीजिए, हमें बताइए कि हम इधर शिरकत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हमें ये तो बताइए कि अगर हम शिरकत कर रहे हैं तो हमें रोकने के लिए कोई चीज़ें दीजिए। इस ज़मन के अंदर अब वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म होंगे या मज़ीद बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस पूरे सियासी और माशी मंजरनामे में बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पहले कि हम सियासी और माशी और अवामी मंजरनामे पर बात करें, क्या कहना चाहेंगे जो कल तकरीब हुई, जो आज के दिन जो है तमाम लोगों को किसी को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, किसी को और जो तमगे हैं उनसे नवाजा गया, किस हद तक पाकिस्तान में बड़े दिमागों की बढ़ोतरी हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बात बड़ी सिंपल सी है। मुझे तो इस समय लगा कि ये तगमा इम्तियाज नहीं है, ये कोई तगमा जुरत नहीं है, ये वो इनामात नहीं है जो एक बहुत काबिल कदर हिदमत अदा करने वालों को मिलते थे, जो उन लोगों को मिलते थे जिनके मतलब कहा जाता था कि ये लोग वाकई हकीकत में इन्होंने कुछ किया है। एक तरफ मीडिया टॉक पे पाबंदी लगाई गई है, मुलाकात करके जो आएगा वो मीडिया टॉक नहीं कर सकेगा। इस ज़मन के अंदर तो अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह अगर पाबंदियां लगाना शुरू कर दें तो किस पे पाबंदियां लगाएंगे और किस सूरत हाल पे लगाएंगे। लेकिन जो मुलाकातें हैं उस पर 2 दिन मुत्तफिक हुए हैं कि 2 दिनों में बानी PTI से मुलाकात होगी, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर होगा जिसके साथ मुलाकात हो सकती है। अब आप क्या देखते हैं कि मुलाकातों के हवाले से अदालती जो अहकामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद होगा? देखिए, मुझे एक बात बता दें कि आज से पहले किसी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हुआ है? अगर तो आप समझते हैं कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी हुक्म पर अमल दरामद हुआ है, तो फिर हम समझ लेंगे कि वाकई यहाँ पर भी हुक्म अमल दरामद होगा। और अगर आप देख लें कि आज से पहले जितनी भी दफा ये बात हुई है, तो पता लगा कि जनाब अदालत के हुक्म के बावजूद भी जो है ना मुलाकात करवाई गई, ना अदालत के हुक्म के बावजूद जो है मिलाया गया, ना अदालत के हुक्म के बावजूद जो है कोई सहूलत दी गई। तो अब एक फैसला आ गया। अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मौजूद आदमी है, हम क्या समझते हैं कि अगर उनके आज के इस हुक्मनामे पर भी अमल ना हुआ तो फिर अदालतों को फैसला करना होगा कि अदालतें जो है क्या उनके हुक्म माने जाएंगी या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि वो मोबाइल बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कल टीवी टॉक शो में कर लेंगे। क्या पाकिस्तान का कोई ऐसा टीवी टॉक शो है जिसमें तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ना हो और वो टीवी टॉक शो कामयाब हो जाए? क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें तहरीक इंसाफ का नाम ना ले और वो प्रोग्राम चल जाए? तो ये हमें जो एक हकीकत है उसे तस्लीम करना चाहिए। जेल से बाहर नहीं होगी बात, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, ये एक रूल्स बन गए हैं, इस पे अमल होना चाहिए। लेकिन बाकी जहाँ पे जिसने बात करनी है उन्होंने करने से बात नहीं आना और ये बात होती रहनी है। मैं ये आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, ये बात होती रहनी है और ये बात वहां तक जानी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये अगला महीना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये जो मर्जी हो जाए, अगला महीना जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली का महीना और ऐसा महीना है कि जिसमें आपको बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। सर, बात ये भी हो रही है कि अगर माफ़ी मांगे कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं, रिहाई मुमकिन हो सकती है। सलमान अकरम राजा ने कहा ये तो नामुमकिन है, बानी PTI जो हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब ऐसी सूरत हाल पे आप समझते हैं कि APC भी हो सकती है? कौमी सलामती कमेटी के इजलास को दोबारा बुलाने के हवाले से भी तजावीज़ पेश की जा रही हैं, ये मुमकिनात में से है? एक बात ज़हन में रखिएगा कि बानी तहरीक इंसाफ किसी सूरत में माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो मैं आपसे याद करें, मैंने ये बात 4 दिन पहले भी प्रोग्राम में कही और मैंने कहा था जब नेक्स्ट वीक प्रोग्राम होगा तो आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें तब्दील होती होंगी और वो तब्दील होना शुरू हो गई। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक है कि जब माफ़ी उन्होंने मांगनी कोई नहीं, ये तो आप लिख के रख लें। और मजीद कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें अगर हुकूमत का डेलीगेशन जाकर बानी तहरीक इंसाफ से नहीं मिलेगा, उस वक्त तक आप मत ध्यान में रखिएगा कि तहरीक इंसाफ वहां पे आने का फैसला करेगी या नहीं आएगी। ये चीजें वो है जो फाइनल हो चुकी है। ये मैं बिल्कुल आपको वो अंदर की खबर दे रहा हूँ जिसके हवाले से मुझे 100% कन्फर्म खबर है। और ये भी बता दूं कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हामी भर के आ रहे हैं, जो ये कह के आ रहे हैं नहीं जनाब ये सब ठीक है, हम आ जाएंगे, हम मना लेंगे, उनमें सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं यासर जो तब्दील होने वाले हैं और उनकी तब्दीली का भी फैसला हो गया। ये आपको खबर है। तो आप इन तब्दीलियों के तनाजुर में ये सारे तब्दील होते दिखाई देते हैं कि ये इक्का दुक्का सिर्फ तब्दील हो जाएंगे और बाकी जो है वो वहीं पे बरकरार रहेंगे? नहीं, 4 बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। 4 बड़े जुम्मेदारान जो हामियां भर के आ रहे हैं। मैंने उसमें कहा था जिनमें से एक बड़ा मशहूर है जिसको अभी हुकूमत ने नई गाड़ी दी है। एक और शख्स है, मतलब 3 वैसे शख्स हैं जिनको हुकूमत की तरफ से बड़ी मराहत मिली है, बड़ा कुछ मिला है। उन सबको जो है उनके ओहदों से जो है कहा जाएगा पार्टी से तो निकाला जाएगा, पार्टी में वो रहेंगे लेकिन उनकी जिम्मेदारियां, उनका डीलिंग स्टाइल ये सब खत्म कर दिया जाएगा। तो फिर उनकी जगह नए चेहरे आएंगे या फिर पुराने चेहरे जो हैं उनको वापस लाया जाएगा? नहीं, नए चेहरे आएंगे, पुराने चेहरों की भी जो है वो बात फाइनल नहीं है। ना पुराने चेहरों को लाया जाएगा, ना ही पुराने चेहरों को भी जगह दी जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं। नईम हैदर पंजोथा पाकिस्तान साहब के रहनुमा वो हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो दोबारा बुलाया जाए, और ये उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कहा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना जाने के हवाले से तशवीश का शिकार भी थे, ना जाने के हवाले से उनके एतराज़ात भी थे, बहुत सारे लोग उसकी तौजीहात भी बयान कर रहे थे। अब एक ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन जमातें तौजीहात बयान कर रही हों और हुकूमती जमातें एतराज़ात कर रही हों, और ऐसे वक्त में हुकूमत की इत्तेहादी जमात ये कह दे कि आपको दोबारा बुलाना चाहिए, तो उसके पीछे की मंतिक, उसके पीछे की मसलहत, क्योंकि ऐसे वक्त में कि जब वो ये भी ऐलान करें कि हुकूमत गुर्बत और बेरोज़गारी के अंदर इजाफा कर रही है, तो क्या ये इत्तेहादी जमातों के दरमियान कोई खलीज है जो दिखाई दे रही है, और ऐसे बयानात से वो मज़ीद वाज़ेह होती है। अपोजिशन का किरदार इस पूरे मामले में क्या रहेगा? अपोजिशन ईद के बाद APC बुलाने का अगर इंदिया दे रही है, तो किन किन लोगों से अभी तक मुशावरत हो चुकी है, किन को पैगामात भिजवाए जा चुके हैं, अपोजिशन का इत्तेहाद किस हद तक मौसर और मजबूत हो सकेगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब ने। नईम हैदर पंजोथा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम हैदर पंजोथा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये बात कर रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाना चाहिए, अगर वो ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा कर रही है, अगर वो बैड गवर्नेंस की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर डालते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपोजिशन इत्तेहाद जो एक नैरेटिव लेके चल रही है, जो एक तहरीक चलाना चाहती है, उसमें हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात को अगर ग्रेवियंसेस हैं तो उन्हें अपनी तरफ माइल करें? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। देखें, जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है ना, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए जंग लड़ रहे हैं। देखिए, अगर इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होती ना, या ये कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते होते, या ये आइन के ऊपर यकीन रखते होते, या आइन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे होते, या मुल्की खुददारी के लिए लड़ रहे होते, तो पहले दिन ही जब इनको कहा गया कि आप इनके साथ मिल जाइए और ये फॉर्म 47 के मुताबिक हम जितवा रहे हैं, तो आप इनका हिस्सा बन जाइए, आपको भी फला फला सीट जो है वो जितवा देते हैं, तो उस वक्त ही ये इनकार कर देते जी कि मैं बिल्कुल इस पे हम आमादा नहीं। जैसे वो जवेद लतीफ कह रहा था कि मुझे भी जितवा सकते थे, लेकिन मैं इनकार कर गया। इसी तरह राना सनाउल्लाह कह रहा था। तो इन्होंने तो बिल्कुल मुज़ाहिर ही नहीं किया ना, इन्होंने तो बिल्कुल उस पर इंडोर्स किया कि ठीक है जी, हमें इक़्तिदार दीजिए, हम आपके साथ जो है वो चलते हैं, जैसा आप कहते हैं हम उस मुताबिक चलेंगे। अब भी इनका मसला यही है कि ये उधर तनकीद कर रहे हैं लेकिन हिस्सा भी हैं, कहीं पर गवर्नर बने हुए हैं, कहीं पर हुकूमत ली हुई है, कहीं पर हिस्सा बने हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अवामी वो पजीराई देने के लिए कि अवाम के अंदर एक स्टंट खेला जाए, लेकिन उस एक बयान से ये बेसिकली अपनी डिमांड्स बनवाना चाह रहे होते हैं। जो ही इनके मुतालबात पूरे होते हैं, ये फिर से हमें एक पेज। ये दोनों, जब खान ने कहा था ना कि ये तमाम लोग एक पेज पर हो जाएंगे, क्योंकि जब सच्चा आदमी आता है ना, तो तमाम इलाके के जो चोर होते हैं ना, वो मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि भाई इस मसले का चलो असी तो वारी वारी बदल लवांगे कि नहीं डाका उत्थे मारना है कि तू मार ले कि मैं मारूंगा। अब ये ईमानदार आदमी आ गए, ये तुम सबको रगड़ेगा। लेकिन तो एक सवाल नहीं मैदर पंजोथा साहब, PDM के पुराने इत्तेहाद में वो शख्सियात जो उधर दिखाई दे रही थी, उनके बारे में भी आपकी आरा थी और उनकी आपके बारे में भी यही आरा थी। आपकी ये थी कि एक नशिस्त के ऊपर ये उधर भी जा सकते हैं। अब अगर वो आपके साथ स्टैंड कर गए और आप लोग ये मानते हैं कि वो एक मखसूस नुक्ते पे रियासत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में आप लोगों के साथ हैं, तो ये बदलाव इधर क्यों नहीं आ सकता? उनके बारे में भी तो आपके तासुरात कभी तब्दील नहीं हुए, अब तब्दील हो गए, तो इनके बारे में नजरियात तब्दील क्यों नहीं हो सकते? देखें, जहां तक उनकी बात है ना, तो जो जमात इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम जो एक अलम उठा के चल रहे हैं और वो उसका हिस्सा बनना चाहती है, हमारे साथ चलना चाहती है, या उसमें मेन रोल लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, या वो समझ दिया कि मुझे इसमें जो है वो अहम किरदार दीजिए, तो उस पर तो देखें TROs बन सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती इस मुल्क के अंदर जरूरी है, साफ शफाफ इलेक्शन जरूरी है, जमहूरियत की बहाली जरूरी है, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक हासिल होने चाहिए। मुल्क को जो हकीकी मायनों में इसकी शेप थी, जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब दिया था, उस ख्वाब के ऊपर अगर ताबीर करनी है तो अपने ज़ाती इंटरेस्ट को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। और जो जमात उस मौक़िफ़ से पीछे हटेगी तो यकीनन वो अपनी एक हिस्ट्री के अंदर जो है वो एक नाम लिखवा जाएगी कि आप तारीख है। देखें, अवाम देख रही होती है, अवाम बड़ा ऑब्जर्व करती है कि कौन क्या कर रहा है, किस जगह पर गया। और देखें, इसी वजह से आज इमरान खान के साथ लौटकर 8 फरवरी को लोगों ने आजमा भी लिया, जो ये कहते थे कि इनके पास खंबा भी नहीं है, और फिर उन्होंने देखा कि किस तरह लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े। इसी वजह से खड़े हैं क्योंकि उन्हें अवाम देखती है कि कौन उनके मुल्क के लिए बेहतर है, कौन उनकी फलाह के लिए काम कर रहा है, कौन उनके
मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो इसी वजह से वो सपोर्ट करते हैं। इनके पास तो बयानियां नहीं है ना, क्योंकि इनका तमाम रिकॉर्ड देख लें तो सिवाय करप्शन के, सिवाय लूट मार के इनका कोई और रिकॉर्ड ही नहीं है, ये बाकी जितनी खासतौर पर हुकूमत के अंदर जमातें हैं। अच्छा, इस पूरे माहौल के अंदर अगर अदालती मंजरनामे को देखा जाए, पिछली कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आप लोगों ने शिरकत नहीं की, अब बिलावल भुट्टो एक नया कौमी सलामती का इजलास बुलाने की तरगीब दे रहे हैं। अगर आपकी मुलाकातें माजी करीब की तरह नहीं होती, आज डायरेक्शन तो एक आई है, डायरेक्शंस पहले भी थी, अगर मुलाकात हो जाती है तो उसके नताइज क्या होंगे, और अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर उसके नताइज क्या होंगे? देखिए, बात यह है कि ज्वाइंट सेशन बुलाएं, उसमें इमरान खान साहब पे रोल पर आए, इसी तरह से तमाम बलूचिस्तान के नुमाइंदे आए। इस तरह की इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी पीछे, जब ये सारा सान्या हुआ बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन उसमें नाकाम रहे। इन्होंने एक ऐसी कमेटी का इजलास बुलाया जिसके अंदर तमाम लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं किया। अब इमरान खान जो सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, इमरान खान के बगैर आप सब मुल्क को नहीं बचा सकते, मतलब ना मुआशी तौर पर बचा सकते हैं, ना दहशतगर्दी कंट्रोल कर सकते हैं, न तरह से कोई और मुल्क के अंदर अमल कर सकते हैं, क्योंकि वो वाइल्ड लीडर है जिसके पीछे कौम खड़ी है, अवाम खड़ी है। तो अवाम की सपोर्ट के बगैर कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? जब वो आएगा, वो पॉलिसी भी ठीक करेगा, वो कानून की बालादस्ती के लिए रिफॉर्म्स भी करेगा, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट करेगा, ना किसी को खाने देगा। तो तब आपके मुल्क के अंदर जो है, जब स्टेबिलिटी आती है ना पॉलिटिकली, तो फिर आपके मुल्क के अंदर बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती है और मुल्क आपका खुशहाल होता है और आगे बढ़ता है। इमरान खान को बुलाना उस वक्त भी जरूरी था। हम अब भी कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी हम बुला चुके हैं और सबसे बड़ी जमात बुला चुकी है, जिसके इत्तेहादी साथ मौजूद थे, जिसमें आपने देखा कि अचकजई साहब थे, अहमद रजा साहब थे, अल्लामा राजा नासिर साहब थे। तो हमने बुलाई है, आप उसके अंदर पॉजिटिव हैं, अगर समझते हैं कि ये मुल्क जमात के ऊपर इमरान खान को रिहा किया जा सकता है, यानी वो इस बात का वो तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल हैं, क्योंकि तोशा खाना 9 मई के साथ नहीं है मंसूब। इसी तरह अल-कादर भी, वो तो आपने बनाया ना कि करप्शन की है, तो एक स्टेटमेंट आपका एतराफ कर रही है कि इमरान खान सियासी कैदी है, तो इमरान खान को पेरोल पर क्यों नहीं लाया जा रहा? उनको बिल्कुल फौरन रिहा करना चाहिए। पेरोल तो चलो उस सलामती के लिए हम कह रहे हैं, और वो ही हैं जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। नईम साहब, 190 मिलियन पाउंड का केस जो है, उसकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अब आप देखिए कि एक लंबा गैप है, दरख्वास्तें कब जमा हुई, कब समाअतों के लिए मुकर्रर हुई, इसके नताइज कब तक आते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, 26वीं तरमीम के बाद अदालतें तो बिल्कुल आप समझ लेना कि वो इंसाफ का जनाजा निकल गया। तो उस तरफ तो सूरत हाल यही है कि यहाँ पर जजेस बिठा दिए गए, अपनी मर्जी से डोगर साहब लेकर आ गए हैं। आज भी एक समाअत हुई जिसके अंदर अडयाला जेल में जो मुलाकातें हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल लोगों की, यानी फ्रेंड्स की, जो दोस्तों की मुलाकात है, उस पर कदगन था, वो समाअत हुई है। उसके अंदर उन्होंने फैसला दिया है जी कि बाहर निकल कर कोई बात नहीं कर। नहीं मैदर पंजोथा साहब, 190 मिलियन पाउंड केस, अल्लाह अल्लाह करके केस लगा है, इतना अरसा हो गया, मुस्तकबिल क्या देखते हैं इसका? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो 180 मिलियन पाउंड जो है वो केस बनाया गया, इसमें तो ये जितने पैसे थे वो तो वजीर आजम ने अनाउंस किया है, सो कॉल्ड वजीर आजम फॉर्म 47 वाले ने, कि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो वो इमरान खान को तो उसमें कसूर ही नहीं था, ना खान का कसूर था, ना बीबी का था। अब इमरान खान की अहलिया को, बुशरा बीबी साहबा को ईमा के ऊपर सजा दे दी गई है। यानी आपने जो है वो मशवरा दिया था, यानी कभी आपने देखा है कि आपने ना कोई जुर्म किया है, ना आपने करप्शन किया, ना आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आपने एक यूनिवर्सिटी का जो है आपने निज़ाम लगाया, वो भी इस अमाउंट से जो है वो पहले की उसका आगाज हुआ है। तो आप किस तरह जो है मुल्क को चलाना चाहते हैं? दूसरी तरफ आप देख लें कि जहाँ राना सनाउल्लाह ये कह रहा है कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं 9 मई पे, तो फिर साबित हो गया ना कि ये केसेस तो सारे झूठे हैं। और जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात है, तो 26वीं तरमीम के बाद अपनी मर्जी से जज यहाँ पर बैठा दिए गए हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी जिसमें दोस्तों की मुलाकात का दिन, जो कि जुमरात के लिए मुख्तस है, उस हवाले से समाअत हुई और उन्होंने कहा कि ये बाहर निकल कर आप बात नहीं कर सकते। यानी सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, बात क्यों नहीं, उसका पैगाम क्यों नहीं बाहर बयान कर सकते, यानी अडयाला जेल के बाहर खड़े होते। तो हम इस के ऊपर भी बड़ी गहरी तशवीश रखते हैं कि, और जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है जिसने
70 साल की जिंदगी में उसके ऊपर एक मुकदमा नहीं करप्शन का बना, और जो ही वो खुदाई की बात करता है तो फिर बेशुमार मुकदमे ऐसे बना दिए जाते हैं, और अब तो 300 के करीब रिकॉर्ड पहुंच चुका है। ये केसेस सारे खत्म होंगे इंशाल्लाह ताला, केसेस कोई नहीं रहने वाले इंशाल्लाह ताला, हक की फतह होगी। इमरान खान जो है वो इंशाल्लाह ताला सुरखरू होंगे। रात दिन कौम दुआएं कर रही है, रमजान का महीना है, हर वक्त लोग जो है उनकी दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी रिहाई फरमाए, और इस मुल्क की बेहतरी उन्हीं की सूरत में हो सकती है, उसके अलावा किसी के पास कोई हाथ नहीं। अच्छा, जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि बहनें बाहर आके गुफ्तगू कर सकती हैं, तो इस पे कदगन किस पे लगेगी? क्या कुली तौर पे ही कदगन लग जाएगी, या फिर मखसूस अफराद या मखसूस रिश्तेदारी जो है उसको बोलने की आज़ादी होगी? देखिए, ये मैं वहाँ मौजूद था और मैं समाअत के दौरान भाई साहब के साथ ही खड़ा था, तो ये बात हो रही थी फ्रेंड्स की, यानी जो दोस्त हैं, जो जुमरात को जिन्होंने जाकर मिलना है, जिसमें हमारे अयूब साहब हैं, शफी साहब हैं, साहबजादा मोहम्मद रजा साहब हैं, उसके अलावा जो हमारे जुनेद अकबर साहब हैं, मतलब 6 लोग हैं जिन्होंने जाकर मिलना है। तो उनके हवाले से वो कह रहे थे कि जब भी फ्रेंड्स मिलें जुमरात को जाकर, वो बाहर निकल कर बात ना करें। इससे पहले जब मुलाकात कराई गई थी, 6 महीनों के अंदर एक दफ़ा मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात जो जुमरात का दिन है, जो कि इधर जेल हकाम ने खुद हाई कोर्ट में एडमिट पास की हुई है, उस दिन पे नहीं वो मुलाकात हुई, बल्कि एक ट्रायल चल रहा था जिसके दरमियान मुलाकात हुई थी। और उस वक्त भी जेल हकाम ने हमें वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम मुलाकात तो कराते हैं, लेकिन इन लीडरान को कहिएगा कि बाहर प्रेस टॉक ना करें। तो हमने कह दिया कि आप देख लीजिएगा जी कि वो मना कर रहे हैं, बाहर वो कहाँ रह सकते थे, उन्होंने बात की, खान का मौक़िफ़ था। तो उसके बाद फिर जो है वो नहीं हुई मुलाकात। तो ये 6 महीनों के अंदर एक दफ़ा हुई। तो भाई किस बात, वो तो मुल्क की फलाह की बात करता है, वो तो इदारों की आज़ादी की बात करता है, वो तो मुल्क में कहते हैं कि फिजिकल लॉ क्यों लेकर आए, साथियों के पास बंद करनी है, बुनियादी इंसानी हकूक हासिल होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, अवाम की राय, वो तो ये बातें करता है ना। तो ये बातें क्या मुल्क के खिलाफ हैं? ये क्या ये दहशतगर्दी है, या ये कुछ दहशत फैला रही है बात? तो मतलब एक वो कहते हैं ना जंगल का कानून, जंगल का भी कानून होता है, लेकिन यहाँ तो उससे भी बदतर हालत है। अच्छा, फ्रेंड्स के अलावा जो वकला मिलते हैं या पार्टी ओहदेदार मिलते हैं, क्या उनकी गुफ्तगू के ऊपर भी पाबंदी? नहीं, उनके ऊपर तो कोई नहीं। उन्होंने वहाँ पर स्पेसिफिक बात हुई थी कि बहनें या वकला या वो नहीं बात कर सकेंगी, ये तो वहाँ पर कोई डिस्कस नहीं हुआ था। अब ऑर्डर आता है डिटेल के अंदर, मजीद उसमें पढ़ा जा सकेगा, तो आप किसी को भी जो है वो नहीं रोक सकते कि कोई बात ना करे। पहले खान साहब के ऊपर अडारा जेल में भी इन्होंने कोशिश की पाबंदी लगाने की, और उस वक्त भी उन्होंने दरखास्तें भी दी, लेकिन वो बात करते थे मीडिया से, लेकिन मीडिया वाले बाहर रिपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि मीडिया वाला जो रिपोर्ट करता था उसको फिर अडारा जेल नहीं जाने देते थे। तो वो एक किस्म का जो है वो एक आवाम के सामने तो है ओपन ट्रायल की, मीडिया की केसेस है, वो खिला भी जा रहे हैं, बाकी भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो आम पब्लिक है वो भी पत्नी, हम तो नहीं जाते हैं, 9 लोग होते हैं वहाँ पर बैठाए होते हैं 7-8, और मीडिया वाले भी जो बात ही नहीं बात कर सकते, फिर वो कैसे ओपन ट्रायल और कैसी वहाँ पर मीडिया के एक्सेस। तो इस तरह का माहौल है। लेकिन डेथ सेल के अंदर भी रह के ना इमरान खान साहब कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो, मैं जो है वो डील करूंगा, मैं भाग जाऊंगा, या कोई होता है ना कि बंदा दिल में परेशानी, वो तो मुल्क के लिए लड़ रहा है ना। तो जब आप मुल्क के लिए आपका ईमान मजबूत हो तो फिर आपको ये चीजें नहीं तोड़ सकती। हालांकि जब आप सजा याफ्ता हैं, तब भी अगर आपको सजाए मौत हुई है तो फिर तो आप डेथ सेल के अंदर रहें। उनको तो ना सजाए मौत हुई, वो तो बल्कि जिस टाइम उनकी सजाएं बरी हो गए थे मुख्तलिफ तमाम केसेस के अंदर, उस वक्त भी उनको बतौर अंडर ट्रायल प्रिजनर भी उनको उस डेथ सेल के अंदर रखा गया था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जनाब मैं बिल्कुल जो है घबरा गया हूँ या कुछ एक होता है ना। अब यकीनन हमें हर वक्त फिक्र होती है कि खान साहब की रिहाई हो, केसेस के लिए भी हम परसूख कर रहे होते हैं, रात दिन भाग रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है ना जी। यहाँ पर आप डील करो तो 1 मिनट में बाहर आ जाओगे, लेकिन डील नहीं करें। अच्छा, नईम साहब, राना साहब कह रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि पार्टी के अंदर तब्दीलियों के हवाले से बाज़ सुनाई देती है, 3 से 4 ओहदेदार जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अब इसकी तायीद करते हैं, तरदीद करते हैं, और अगर तायीद करते हैं तो इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? अच्छा, राना अजीम साहब उनके तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई होगी, लेकिन पीटीआई के अंदर तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि मैं खान साहब के साथ मौजूद होता हूँ
और तमाम मीटिंग का हिस्सा होता हूँ, और तमाम जो हमारी वैसे भी कोर कमेटी है मैं उसका भी हिस्सा हूँ, लीगल कमेटी का भी हिस्सा हूँ, और आज भी सेक्रेटरी जनरल से, गौर साहब, तमाम लोगों से, खान साहब से मुलाकात भी। मतलब मैं तो नहीं जानता किस तरह का कोई अमल है। अगर वो कोई तब्दीली चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो खान साहब कर सकते हैं। वो खिलाड़ी चेंज करते रहते हैं, एक खिलाड़ी को किसी और जगह पर खिला लिया, भाई अब तुम बॉलिंग कराओ, फलां बंदा कोचिंग पे आ जाए, फलां बंदा जो है वो बैट पे आ जाए, तो उसमें ये नहीं होता कि कोई बड़ा कोई ये हो गया, कोई उसमें इतना वो मामला नहीं है। अच्छा, आपने ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस बुलानी है अपोजिशन ने, क्या उसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को हम अपोजिशन की ही कॉन्फ्रेंस माने, या उसमें हुकूमत बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी दावतनामा भिजवाया जाएगा? देखिए, तमाम जमातें उसमें हम बुला रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि तमाम जमातें इस मुल्की मामले की, ये नहीं कि हम कोई वहाँ बैठ के जो है वो मिनिस्ट्रियाँ बांटेंगे या उनके साथ बैठ के हम ये तय करेंगे कि भाई फलानी जगह की गवर्नरशिप हमें दे दी जाए, सिर्फ इस सिक्योरिटी वाले मामले के ऊपर। और इन तमाम लोगों को चाहिए कि उसके अंदर अगर सीरियस हैं तो ये करें, क्योंकि ये तो कौम को जोड़ नहीं सके ना। जब पहले भी पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हुए किसी भी मामले के ऊपर कौम यकजा हुई, क्योंकि इमरान खान के पीछे कौम की सपोर्ट थी और उसकी स्ट्रेटजी थी, उन्होंने उसके ऊपर अपना वाज़ह स्ट्रेटजी रखी। इनका तो मौक़िफ़ ही बड़ा अजीब सा है। बहुत शुक्रिया नईम अदर पंजोथा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना है कि पानी का मसला हमारी अव्वलीन तरजीह है। 6 कैनाल्स के मामले पर तहरीक हम शुरू करेंगे। दूसरी तरफ अगर वज़ीर आला सिंध को देखें तो वो कहते हैं किसी सूरत कैनाल निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर ये मामला चला कहाँ से है? इनकी मुशावरत के बगैर कैसे हो गया? ऐवान सदर इसमें से बाहर कैसे हो गया? इसके ऊपर अगर पंजाब फंड्स का इजरा कर रहा है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सिर्फ बयानात तक महदूद है? क्योंकि इकदाम तो अमली तौर पे शुरू हो चुके हैं, और एक तरफ वो कहते हैं हमारा वोट बैंक मुतासिर हो रहा है, एक तरफ वो कहते हैं कि हम जो है हमसे किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे, एक तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी हो रही है, एक तरफ वो कहते हैं कि गुर्बत मज़ीद बढ़ती चली जा रही है और तमाम तरह का मलबा जो है वो हुकूमत के कंधों के ऊपर रखते हैं। दूसरी तरफ वो हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार नहीं करते, दूसरी तरफ तमाम आईनी ओहदे भी उन्हीं के पास मौजूद हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इसका रिबटल देती हुई दिखाई नहीं देती, खामोशी इख्तियार करती है। या तो वो ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना बेसूद है और वो जितना मर्जी कहती रहे, साथ ही उसको चलना है, वो सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ वो समझते हैं कि इस पूरे मामले में हमने जितने इत्तेहादी साथ में जोड़नी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के में ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या ये सूरत हाल जो है ये वफाकी हुकूमत की मवाफ़क़त में हो सकती है? एक अहम सवाल है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। खेलदास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खेलदास साहब, सबसे पहले अगर बात करें पानी के मामले के ऊपर, पीपल्स पार्टी कहती है कि पानी का मसला जो है हमारी अव्वलीन तरजीह है। 6 कैनाल्स के मामले पे हमने तहरीक शुरू करनी है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं निकल ही नहीं सकती, शर्जील मेमन कहते हैं कोई निकाल ही नहीं सकता। तो फिर ये वफाकी हुकूमत करेगी कैसे? मेरा ताल्लुक भी सिंध से है, मैं कल भी सिंध में था, तो मैं एक सूरत हाल आपको बताऊं। सिंध के जो लोग हैं वो पानी के मामले पे बहुत हसास हैं। अब ये जो कैनाल की बात आई है, बात यह कि फेडरेशन में चारों अकाया जब है तो तभी पाकिस्तान मजबूत होता है। ये जो 18वीं तरमीम के बाद पानी का जो आपाशी निज़ाम है वो हर सूबे के अपने आपाशी जो वजारतें हैं वो उनको जो है चलाती है, फैसले करती है। अब पंजाब के मौक़िफ़ ये है कि हम अपने वसाइल से जो ग्रीन इनिशिएटिव का मंसूबा है चोलिस्तान में, हम अपने वसाइल से या जो पंजाब का पानी अपने हिस्से से जो है उसको आबाद करना चाहते हैं। अपने जो जदीद एग्रीकल्चर का ये जो प्रोग्राम है ग्रीन इनिशिएटिव, उसमें हम अपना जो है उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं। अब सिंध को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, मगर मैं समझता हूँ ये एक वफाक के सामने मामला जब आएगा ये एक आईनी फोरम पे हल होना है। पीपल्स पार्टी सिंध का जो मौक़िफ़ आपने कहा कि वो एहतजाज कर रही है, ये मामला सड़कों पे हल नहीं होना है। ये मामला जो आईनी फोरम है जिसके लिए फोरम मौजूद है वहां पे ही हल होगा। और मैं आपको बताऊं 1991 के काट के बाद ये इरसा जो बनी है, इरसा का बेसिकली काम ये है कि वो पानी जिस हिस्से का है उनको मिलना चाहिए, वो उसको जो है इंश्योर करे और उस पर अमल दरामद करवाए। मगर बदकिस्मती से टेलीमेंट्री सिस्टम भी जो लगा था वो भी इस वक्त नहीं रजिस्ट कर रहा।
खेलदा साहब, आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत ने इकदाम उठाया है ये बगैर मुशावरत के उठाया गया और यकतरफा तौर पर इसे नाफिज करने की कोशिश की गई? बिल्कुल नहीं। देखें, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का कयाम आया, ये हमने कानून साजी की, SIFC बनाई, उस वक्त हम सब जमाते उस हुकूमत का हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी भी थी, हम भी थे। और ये पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की ज़राअत की बेहतरी, पाकिस्तान में सरमायाकारी, मैं बतौर ये समझता हूँ एक पाकिस्तानी, ये ग्रीन इनिशिएटिव का मनसूबा बहुत अच्छा मनसूबा है। जदीद तकाजे जो है एग्रीकल्चर के, जिस तरह हमारे पास कपास जो है उसकी 50 मिलियन पे आके हम रुक गए हैं, कपास लगना बंद हो गई है, तो ये हम जो गैराबाद इलाके हैं उसको आबाद करने के लिए मनसूबा तो अच्छा है। इस पे ना पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पे ना किसी और जमात को तहफ़्फ़ुज़ात है, चारों सूबों में इसका आगाज हो रहा है, सिर्फ पंजाब में नहीं हो गया। पंजाब में इस मनसूबे का आगाज हो चुका है, बाकी सूबों में, सिंध में भी ये ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जमीनें दी जा रही है। उस तरह उन सूबों को भी फायदा होना है, मुल्क को भी फायदा होना है। जो बात इस वक्त जो तनाज़ा हो गया है या जो इख्तिलाफ है सिंध को, कि वो चाहते हैं कि हमारे जो हिस्से का पानी उनसे लिया जाएगा, उसके लिए फोरम मौजूद है, CCI का फोरम मौजूद है, और इर्सा को इंश्योर करना चाहिए कि जिस सूबे को क्यों कम पानी मिल रहा है वो पानी हर सूबे को अपने के हिस्से का मिलना चाहिए। और पंजाब कहता है कि हम सिंध के पानी से ये नहीं बना रहे, मगर इसको जाहिर है एक इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को दूर किया जाएगा। और मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की क़यादत 1991 में नवाज शरीफ साहब ने ये पानी का कार्ड है ये दिया था, ये तमाम बड़े फैसले नवाज शरीफ ने किए थे। तो ये उस 91 जो कार्ड है उसके तहत सूबों को अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए। ये हिस्सा का काम है, ये फोरम है जहां पे सिंध की भी नुमाइंदगी है, बाकी सूबों की नुमाइंदगी है। तो इसको खुशअसलूबी से इंशाल्लाह हल निकलना चाहिए। फोरम मौजूद है तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर करना चाहिए। और इससे मैं समझता हूं ये नफरत से, ये सूबों में आपस में इख्तिलाफ से या वफाक और सूबे के दरमियान कोई मतलब इससे कोई नहीं होना चाहिए। ये बैठकर डायलॉग से और बातचीत से, जिस तरह पहले भी पानी के मसाइल आए, और ये अब देखो ना एक मौसमियात की तब्दीली है, उसको पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो हम भी उसको फेस कर रहे हैं। तो हमें मिलकर जो ये सारी मौसमियात की तब्दीली है, पानी के जो बहरान है, पानी की जो कमी है, अगर पानी की कमी है तो पंजाब को भी उसको फेस करना है, सिंध को भी करना है, बलूचिस्तान को करना है, बाकी सूबों को भी करना है। ये सिर्फ एक सूबे के लिए नहीं है कि एक सूबा जो है पानी में हिस्सा जो है कम ले रहा है। तो ये एक तो टेलीमेट्री सिस्टम, आबपाशी निजाम हर सूबे को अपना बेहतर करना चाहिए। सिंध में भी आबपाशी निजाम में जो पानी जाया होता है या पानी टेल पे नहीं पहुंच सकता, मेरा ताल्लुक बदीन और ठट्ठा की तरफ से है, तो वहां के लोगों की हमेशा शिकायत होती है, उनको जब पानी होता है ज्यादा आता है तब भी उनको नुकसान होता है, अगर पानी कम होता है तब भी टेल वाला हमेशा जो है नुकसान में होता है। तो ये चीजें हमें गवर्नेंस, हमने आबपाशी निजाम को दुरुस्त करना होगा। और हमें मिलकर देखें, इस वक्त जो मुआशी चैलेंजेस है, इस वक्त किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ात इस्तेकाम की जरूरत नहीं है। हमें मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेकाम पैदा करना है, सियासी इस्तेकाम पैदा करना है, सूबों और वफाक के अंदर जो इस्तेकाम है उसके लिए मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इस मामले पे पहले भी पीपल्स पार्टी की क़यादत से गाए बगाए बातचीत होती रही है। ऐसा कोई हम काम नहीं करेंगे किसी सूबे को नाराज करें या एक सूबे को खुश करें, काम वो करेंगे जो आइन और कानून हमें इजाजत देता है। अच्छा खेलदा साहब, बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की, बात क्या की, शिकवा किया उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब जो सीन से गायब हैं, मरकजी सियासत से गायब हैं। अब नवाज शरीफ साहब किस मंतिक के तहत गायब हैं? दूसरी बात, एक एलामिया जारी हुआ हार्ड स्टेट के हवाले से, उधर नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि गुफ्तगू शुनीद से मामलात हल होने चाहिए। अब एक एलामिया जो वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो जारी कर रही है, दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब और डगर के ऊपर हैं, तो क्यों मरकजी सियासत किसी और तरफ और नवाज शरीफ साहब किसी और तरफ है? देखें, ये जो अभी सवाल उठा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं बतौर पार्टी के सरबराह या रुकने कौमी असम्बली या 3 दफा के वजीर आजम इस इजलास में शरीक नहीं थे, तो उसकी कई वजूहत हो सकती है। उनकी सेहत का मामला हो सकता है, उनकी ज़ाती मसरूफियात कोई ऐसी हो सकती है, मगर
देखना ये है कि देखें, वजीर आजम इस वक्त शहबाज शरीफ साहब है, PMLN से उसका ताल्लुक है, और वो नवाज शरीफ साहब के मुंतखब करदा इंतखाब नवाज शरीफ का है, वो उसको लीड कर रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज साहबा वो भी उनका इंतखाब है, और वो दोनों उस प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी को हेड कर रहे थे, वहां मौजूद थे, CM पंजाब भी मौजूद थी। तो मैं समझता हूं जो दहशतगर्दी का मामला है उस पर जो हमारी प्रेस रिलीज है या जो कौमी पॉलिसी है, हम सब उसमें इत्तेफाक है। नवाज शरीफ साहब का पूरा वजीर आजम को आशीर्वाद भी हासिल है, और जब भी उसको कोई रहनुमाई लेनी होती है उसके तजर्बे से वो उनसे लेते भी हैं। आप देखें 2014 में भी जब पाकिस्तान दहशतगर्दी से जल रहा था, पेशावर सानिया हुआ, तो नवाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाने के लिए, ज़रब अज़ब का आगाज करने के लिए बशमूल PTI के सरबराह तमाम जमातों को बिठाए, कौमी यकजहती का इज़हार किया। तो इस वक्त बजाय आप नवाज शरीफ के तनकीद करने के, वो अपोजिशन जो पहले ट्रंप में आसरा लगा के बैठी हुई थी, फिर अपनी मर्जी के जज लगाने के आसरे पे थी, फिर उससे पहले वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना लगाने के लिए बैठे हुए थे, अब वो सारी जो आस है नवाज शरीफ साहब के साथ लगाए हुए कि नवाज शरीफ आएगा। ये आस मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लगाई हुई थी सर। मैं तो गिला मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो है वो इंडोर्स कर नहीं मौलाना देखिए, मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब के देरीना दोस्त है, साथी है, और उनका एक दूसरे का एहतराम का रिश्ता है। वो शिकवा अगर करता है तो बनता है, वो बात अगर कहता है कि नवाज शरीफ साहब अपना किरदार अदा करे, वो कर सकता है। मगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कल तक नवाज शरीफ को जो 2017 में हुकूमत खत्म करने के लिए पूरी लंदन प्लान साजिश बनाया, जजेस और जनरल उस वक्त के बैठ के नवाज शरीफ को नायल करवाया, वो लोग भी आज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को होना चाहिए। इनसे पूछा जाए कि भाई आप जब कहते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा MNA हैं, हम बड़ी पार्टी है, तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपको जाफर एक्सप्रेस रेलवे का अटैक होता है, आप उस पर मजम्मत करने के बजाय अपने ऑफिशियल अकाउंट से वो बात कर रहे हैं जो भारत की मीडिया कर रही है। आप कहां खड़े हैं, मुझे ये बताएं। क्या आपने गैर संजीदगी, गैर जिम्मेवारी का मुजाहरा नहीं किया? आप नवाज शरीफ साहब से सवाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ की तो पूरी कैबिनेट और जो वजीर आजम, पूरे सीनियर लीडरशिप, तमाम बाकी जमातें बैठी, इवन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उस पर हैरत इजहार किया, ये जमात कहाँ है? तो वो जमात खुद फैसला करे, वो शख्स खुद फैसला करे कि वो कहाँ खड़ा है, उसको जवाब देना है कि ना ही हमसे जवाब मांगे, अपना जवाब दे कि वो इस वक्त कौन सी सिमत में खड़ा है। आप जो हमारे फोर्सेस के जवान जो हमारे दुश्मनों के अज़ाइम उनको नाकाम बना रहे हैं, इस दहशतगर्दी में उनको नीस्तो नाबूद कर रहे हैं, मुकाबला अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं, आप उनको निशाना बना रहे हैं। जो कातिल है, जो जालिम है, जो ये सब कुछ कर रहा है, आप उनको कहते हैं कमजोर है, उनसे बात की जाए, ऑपरेशन नहीं किया जाए। तो ये आपको फैसला करना है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। अच्छा, एक चीज खेलदास साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है, यानी आप लोग कहते हैं मईशत बेहतर होगी, आप लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, आप लोग कहते हैं सिंगल डिजिट पे महंगाई आ गई, आप लोग कहते हैं मुल्क खुशहाल हो गया। पीपल्स पार्टी फिर कौन सी एनक से जो है वो मंजरनामा देख रही? देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमात है, उनका एक मंशूर है, वो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, उसकी सपोर्ट से जरूर हुकूमत को शामिल है, वो आईनी ओहदों पर भी बैठी हुई है। मैं आपको बताऊं, 2022 में जब अप्रैल में हमने नो कॉन्फिडेंस मूव शामिल की थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब, सदर शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मैंगल साहब, तमाम MQM की क़यादत, तमाम जमातों ने मिलकर ये फैसला किया कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। और आपने देखा कि उनकी 4.25 साल की नाकामियों की वजह से IMF हमसे दूर हो गया, और ये बात चल रही थी कि $500 का हो जाएगा, और हर चीज से हमें अंधेरे नजर आ रहे थे। मगर उस
उस वक्त एक ही शख्स खड़ा था, वो था शहबाज शरीफ, जिसने कहा मैं अपनी सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दूंगा, और उसने रियासत को तरजीह दी और उन मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। देरपाई नताइज जो हैं वो मौसूल होंगे। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।